हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटी जो है उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी मेजरमेंट है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उनको मेजर करें। ठीक है। सो इस मेजरमेंट के लिए ख़ास तरह के रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। ठीक है। सो ये जो रूल्स होते हैं वो ये आपको हर जगह दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक़्त आप दुकान पे जाते हैं, शॉप के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ आइटम्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने चीनी ख़रीदनी है, या आपने कुछ और आइटम ख़रीदनी है, तो आप जाके उसको किलोग्राम के हिसाब से माप के लाओगे। अब किलोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपको भी है, किलोग्राम की अंडरस्टैंडिंग उसको भी है कि जो आपको बेच रहा है। ठीक है। और इससे आपको भी पता चल जाता है कि आपको कितनी मिकदार में चीज़ चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बिल्डिंग वर्क में इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी सर्टेन रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्टेन क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ताकि जितनी भी लोग जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी किस्म का जो है वो एम्बिग्यूटी ना हो, वो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है। यहाँ पे हमको जो रूल ऑफ मेजरमेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो आइटम्स हैं, क्योंकि छोटी छोटी आइटम्स मिलके बड़ी बिल्डिंग बनती है। ठीक है। जो छोटी छोटी आइटम्स में आपको पता है कि हमारे सबसे पहले जो हमारी जो ग्राउंड है उसको हमने हमवार करना होता है, फिर उसकी एक्सकवेशन करके उसके अंदर फाउंडेशन बनानी है, उसको जिसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो एक एक आइटम करके हम जो है वो बिल्डिंग को मुकम्मल करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला पॉइंट है कि जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसका मकसद क्या है। जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसका जो सबसे पहला मकसद है ना, ये क्या करता है कि ये बेसिकली एक लिस्ट बना के देता है उन तमाम आइटम्स की जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे पूरी बिल्डिंग को बनाने में। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें सबसे पहले जो आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, साइट के ऊपर बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, वो कि हॉस्टल हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, घर हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, कोई एयरपोर्ट हो सकता है, सड़क हो सकती है। तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर सबसे पहले जो आइटम्स हैं, जो 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 चीज़ें जो उसके अंदर इस्तेमाल होंगी उसको डिफ़ाइन करेगा। ठीक है। उसको एक्सप्रेस करेगा कि मुझे ये चीज़ इस तरह चाहिए। और उसके साथ-साथ वो क्या देगा, वो उसकी क्वांटिटी देगा। ठीक है, कि इस मुझे ये चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने चीनी में दिया कि आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, वो आपको पहले से पता होता है और आप जाके वहाँ से उठाते हो और वो चीज़ आप लेके आते हो। ठीक है। सेम गोज़ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो 3-4 साल, 5 साल तक भी जाता है, इसलिए हर आइटम को हमें डॉक्यूमेंट करके लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि ये किस तरह काम करता है। तो ये आप देखिए, ये जो है इसको बुनियादी तौर पे कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़। यहाँ पे इस साइड पे जो है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो इस डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए हैं और इस इंग्लिश के अल्फाज को ही डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है। सो इस डिस्क्रिप्शन में हमें जो क्लाइंट को जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो सारी एक ब्रीफ वे में आपको बताएगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि मुझे ये इतनी मिकदार में चीज़ चाहिए। ठीक है। और ये 2 चीज़ें, 3 आइटम्स लिखने के बाद ये क्या करेगा, ये मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठेकेदारों को ये उठा के देगा ताकि आप लोग क्या करें कि मुझे प्राइस डाल के दें। ठीक है। वो ये कह रहा है कि इस सारे काम में के लिए क्वांटिटी जो है वो एक है और आपने यहाँ पे प्राइस डाल के देनी है। अब ये मिसाल के तौर पे 6 बंदों को ये एक डॉक्यूमेंट चला गया। अब क्या होगा कि जितने भी ठेकेदार हैं वो क्या करेंगे, वो हर आइटम के आगे जहाँ पे क्वांटिटी नज़र आएगी वहाँ पे प्राइस डाल देंगे इस तरह करके। ठीक है। तो प्राइस डाल देंगे। अब इस प्राइस के 6 बंदों की प्राइस डिफरेंट होंगे, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसको आराम से उठा के हम लोग कह देंगे भाई इससे काम करवाएंगे क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ रहा है। ठीक है। तो एक तो ये है जी कि ये जो ठेकेदार है उसको जो है वो बड़ा सपोर्ट करेगा कि वो सीधा सीधा प्राइस डाले, और क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट का पता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। पहला तो ये इसका मकसद हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे मकसद की तरफ। दूसरा मकसद क्या है कि वो ये कह रहा है कि इशूड टेंडर्स टू प्रिपेयर प्राइस ऑफ कैरिंग आउट वर्क्स, कि जो टेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, वो उनको हेल्प करेगा कि किस चीज़ की कैसे प्राइस करनी है। वो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया। तीसरा जो पॉइंट है
कि असिस्ट टेंडरर्स टू कैलकुलेट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कि वो एक एक आइटम के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्टर वो प्राइस फिल करेगा तो टोटल जो कॉस्ट आएगी उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो पता चल जाएगी, और फिर वो जो क्लाइंट है वो देखेगा कि इतने पैसे मेरे पास हैं भी या नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो किसी डिज़ाइन के अंदर तब्दीली लाएगा, अगर हैं तो वो उसको एज इट इज़ अप्रूव कर लेगा। उसके बाद है प्रोवाइड स्केड्यूल ऑफ रेट्स। सो हर आइटम का हमें रेट मिलेगा। 5, 6 या 4 जितने भी ठेकेदार हैं उनकी तरफ से हमारे पास रेट आएंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमने वो काम किसको देना है। देन प्रोवाइड ए बेसिस टू इवेल्युएट वैल्यूएशन ऑफ वर्क फॉर इंटरम पेमेंट। एक बार जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपने 1 महीने के बाद जितना आपने काम किया होता है वो उस काम के लिए आप क्लाइंट्स को कहते हो कि हमने इतना काम कर लिया, लिहाजा आप इतने पैसे हमें अदा कर दीजिए। ठीक है, तो उसकी अदायगी के लिए भी हम कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं? BOQ। ठीक है, तो ये जो BOQ जो हम इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये कहलाता है इंटरम पेमेंट। ओके, सो उसके बाद ये होता है कि कई बार हमें ऐसा कोई काम करना पड़ता है साइट के ऊपर जो कि हमारे इस BOQ में या हमारी ड्राइंग में या हमारे मायदे का हिस्सा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता। तो इस केस में हमें क्लाइंट से ये इजाज़त लेनी पड़ती है कि क्योंकि ये जो काम है हमारे ज़िम्मे नहीं है, लिहाजा हम इसके लिए अलग से चार्जेस लेंगे। तो उस वो जो चार्जेस हैं उसकी जो कॉस्ट प्रिपेयर की जाती है, वो BOQ जो हम ऑलरेडी जिसको हमने डिस्कस किया वो उसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। हम वहाँ से रेट उठाकर हम कहते हैं कि ये हम काम करेंगे और इसकी जो अमाउंट है वो इतनी है। ठीक है, उससे वहाँ से हमें डिस्क्रिप्शन भी मिल जाती है, वहाँ से हमें यूनिट भी मिल जाती है, और क्वांटिटी बस हमें निकालनी पड़ती है और रेट हमारे पास पहले से होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वहाँ पे भी हमें काम दे रही है। देन प्रोवाइड a basis for preparation of the final account payment। जो लास्ट पॉइंट नुक्ता है जो कि ज़रूरी नुक्ता है वो ये है कि एक बार आपने काम मुकम्मल किया, अब आपने क्लाइंट से फुल पैसे एक ही बार लेने हैं। ठीक है, ऊपर ये इंटरम पेमेंट में क्लाइंट कभी भी आपको पूरे पैसे नहीं देगा, कोई ना कोई हिस्सा आपके पास अपने रखेगा। अब क्या करेगा कि जब आपने काम मुकम्मल किया तो आपने क्या करना है, क्लाइंट को ये बताना है कि मैंने आपका बताया हुआ काम मुकम्मल कर दिया है, लिहाजा आप मेरी जितनी भी पेमेंट है उसको रिलीज़ करो। ठीक है, तो उसके लिए भी जो हम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? BOQ, दैट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और अगली क्लास में हम मज़ीद जो BOQ के हवाले से जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।